अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है एमबीसी के अंदर डेटा एनोटेशंस। ठीक है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एनोटेशंस वैलिडेशन के लिहाज से। ठीक है, इसका मतलब कि जो डेटा एनोटेशंस हम यूज करते हैं ये हम फॉर्म्स के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके थ्रू डेटा वैलिडेशन कैसे लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा हमने HTML के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड। जिस तरह रिक्वायर्ड एक होता है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा यूजर एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एमबीसी के अंदर क्या है, डेटा एनोटेशन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह आपको याद है हमने ASP.NET के अंदर हमने वैलिडेशन कंट्रोल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पढ़ा था। यहाँ पे एमबीसी के अंदर उसी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के लिए एक रिक्वायर्ड नाम से डेटा एनोटेशन मौजूद है। फिर हमने वहां पे कंपेयर वैलिडेटर पढ़ा था जो कि दो फील्ड्स को कंपेयर करवाने के लिए यूज होता था। उसके लिए हमारे पास एमबीसी के अंदर डेटा एनोटेशन मौजूद है कंपेयर के नाम से। ठीक है, इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन और बहुत सारे हमारे पास हैं जो कि एमबीसी हमें प्रोवाइड करता है। किस लिए प्रोवाइड करता है? फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन लगाने के लिए। ठीक है, सही है। तो यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, द एमबीसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स सेवरल डेटा एनोटेशंस दैट यू कैन अप्लाई एज एट्रीब्यूट्स टू अ मॉडल। ठीक है, मतलब ये जो डेटा एनोटेशंस हैं ये अप्लाई किस पे की जाती है, ये जरा गौर से सुनना। डेटा एनोटेशंस अप्लाई की जाती है हम जो मॉडल क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बनाते हैं ना, मॉडल क्लास के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ये डेटा एनोटेशंस अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी बताया एक रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूं मैंने अपना व्यू बाइंड करवाया हुआ है एक मॉडल क्लास के साथ और उस मॉडल क्लास में एक प्रॉपर्टी है आईडी, वो मुझे लाजमी चाहिए यूजर से। ठीक है, तो मैं उस मॉडल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लगा दूंगा, रिक्वायर्ड लगा दूंगा, डेटा एनोटेशन लगा दूंगा। ठीक है, तो इसको यूज किस तरह से करते हैं मैं यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल वर्क आपको समझाता हूं फिर इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं आता हूं, इसको हम कह देते हैं डेटा एनोटेशन। ठीक है, और यहां पे आके ओके करते हैं। ठीक है, एम्प्टी प्रोजेक्ट लेते हैं और एमबीसी के ऊपर चेक लगाते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं ऐड और यहाँ पे कंट्रोलर। ठीक है, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं होम कंट्रोलर, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। अब ये जो हमारे पास होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन मेथड है डिफॉल्ट मेथड, इसके साथ एक व्यू अटैच कर देते हैं। ऐड व्यू पे जाते हैं राइट क्लिक करके और फिर इंडेक्स नाम इसका रहने देते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डेटा एनोटेशंस मैंने आपको बताया, मैंने अभी बताया अप्लाई किसके ऊपर होती हैं, मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसका मतलब डेटा एनोटेशन मैं किसके साथ यूज करूंगा, मॉडल्स के साथ यूज करूंगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बना लेता हूं एक मॉडल क्लास। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मॉडल्स के फोल्डर में, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड में जाते हैं और इसको एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, और उस क्लास का नाम एम्प्लॉय रख देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड उसमें प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ऐड करते हैं। ठीक है, मॉडल्स में हमारे पास ये क्लास ऐड हो गई। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूं। प्रॉप लिखो 2 दफा टैप टैप और फिर यहाँ पे आके अब मैं कहता हूं इस प्रॉपर्टी का नाम रखता हूं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, फिर इसी को कॉपी करते हैं, दूसरा यहाँ पे कहते हैं एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप हम रख देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके कहते हैं एम्प्लॉय एज। ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके कह देते हैं इसको एम्प्लॉय जेंडर। ठीक है, और इसको कह देते हैं डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर लास्ट यहाँ पे आके कह देते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसको स्ट्रिंग रखते हैं और इसको कहते हैं एम्प्लॉय ईमेल। ठीक है, ये मैंने 5 प्रॉपर्टीज इसके अंदर डिफाइन कर दी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, एक व्यू बनाता हूं, मतलब स्ट्रांगली टाइप में व्यू बना रहा हूं। देखो मेरा इंडेक्स क्या व्यू है, इसको मैं स्ट्रांगली टाइप बना रहा हूं। तो स्ट्रांगली टाइप का मतलब कि व्यू को बाइंड करना है मॉडल क्लास के साथ। ठीक है, तो ये जो मॉडल क्लास है एम्प्लॉय, इसको मैं अपने व्यू के साथ अटैच करता हूं। तो पहली लाइन लिखते हैं मॉडल। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ठीक है, हमने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है डेटा एनोटेशन। ठीक है,
इसके ऊपर F2 प्रेस करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है, कौन सा, मॉडल्स, और फिर दोबारा डॉट करो, इसके अंदर कौन सी क्लास है, एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब अब ये जो मेरा इंडेक्स का व्यू है, इसको मैंने किसके साथ बाइंड करवा दिया, एम्प्लॉय के साथ। मतलब अब ये व्यू स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बन चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, अब स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू के बाद में स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड्स के थ्रू फॉर्म क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यूजिंग, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूं वही HTML का जो बिगिन फॉर्म, HTML बिगिन फॉर्म, ठीक है, जो कि फॉर्म टैग को स्टार्ट करेगा, और जहां पे इसका क्लोजिंग टैग है वहां पे वो बिगिन फॉर्म एंड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, अब मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लेता हूं और इसके अंदर यूज करता हूं HTML का लेबल फॉर, ठीक है। अब देखो फॉर मतलब जिस HTML हेल्पर मेथड के बाद फॉर लगा हुआ, इसका मतलब है वो स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। और अब ये जो मैं लेबल बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं जो मेरा एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय क्लास है, उसमें एम्प्लॉय आईडी के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो स्ट्रांगली टाइप्ड हमारे पास होते हैं मेथड, किस तरह से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं मॉडल, और लैम्डा ऑपरेटर यूज करता हूं, और इसके अंदर क्या कहता हूं, मॉडल डॉट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास इंटेलिजेंस शो होगी, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट लगा के, मतलब मेरे पास इंटेलिजेंस शो होती है फिर गायब हो जाती है, ठीक है। आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखो मॉडल डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, मतलब ये जो मैं लेबल बना रहा हूं ये किसके लिए है, मॉडल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी की प्रॉपर्टी है उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूं, एक स्पेस के लिए मैं यहाँ पे एंटिटी यूज कर लेता हूं एंड NBSP, और अब यहाँ पे HTML, ठीक है, और इसका दूसरा मैं मेथड हेल्पर मेथड यूज करता हूं टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है। देखो अब ये जितने भी लेबल फॉर, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ये स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहां से डेटा कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि पहले जो मैंने लेबल बनाया वो मॉडल क्लास के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी था उसके लिए था। अब टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूं, वो किसके लिए है, वो भी हमारे पास किसके लिए है, एम्प्लॉय आईडी के लिए, ठीक है। अब यहां पे आके इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और नीचे 5 दफा इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि 5 चीजें हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद आईडी के बाद था एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसके लिए भी लेबल है, और टेक्स्ट बॉक्स को भी यहां पे मैं कर देता हूं नेम, ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ, तीसरी चीज थी एम्प्लॉय एज, ठीक है, और यहां पे भी आके मैं इसको कह देता हूं एम्प्लॉय एज। अच्छा देखो यहाँ पे जो हमने मॉडल नाम रखा है ना, ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि यही मॉडल किसको रेफर कर रहा है, हमारे एम्प्लॉय क्लास को रेफर कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर एम्प्लॉय आईडी के बाद है एम्प्लॉय जेंडर, ठीक है, और इसका जो डेटा टेक्स्ट बॉक्स में आएगा ये एम्प्लॉय जेंडर, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स भी एम्प्लॉय जेंडर के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास एम्प्लॉय ईमेल, और फिर इसी तरह जो इसका टेक्स्ट बॉक्स है एम्प्लॉय ईमेल, ठीक है। और फिर यहाँ पे बटन के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूं, इनपुट, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई HTML हेल्पर मेथड होता नहीं है। टाइप मैं इसको कहता हूं सबमिट, और इसकी वैल्यू क्या नजर आए बटन में, मैं कह देता हूं सबमिट, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहां पे आके अभी आपको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, ये फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं और अगर वो फील्ड्स एम्प्टी उसने छोड़ी हुई है, तो हमारे पास एरर मैसेज क्या शो हो जाए, कोई भी एरर मैसेज, जैसे एम्प्लॉय आईडी इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। और अब देखो ये जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ किसके लिए, एम्प्लॉय आईडी के लिए, ठीक है। तो यहां पे अब मैं यूज करूंगा HTML का एक और हेल्पर मेथड जिसका नाम है वैलिडेशन मैसेज फॉर, ठीक है, सही है। और यहां पे आके मैं यही कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अब ये काम किसके लिए करेगा, एम्प्लॉय आईडी के लिए, मतलब ये जो एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा वो किसके लिए करवाएगा, एम्प्लॉय आईडी के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूं, और अब जाते हैं हमारे पास एम्प्लॉय नेम के पैराग्राफ के अंदर, ठीक है,
और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूं और यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी की जगह क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम, क्योंकि ये एरर मैसेज किसके लिए डिस्प्ले करवाएगा, एम्प्लॉय नेम के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, तीसरा हमारे पास है एम्प्लॉय एज, इसके भी पैराग्राफ के टैग में आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और अब इसका मॉडल की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एम्प्लॉय एज। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर जेंडर है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रखता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और अब ये जो वैलिडेशन मैसेज है ये एम्प्लॉय जेंडर के लिए एरर मैसेज शो करेगा। फिर यहाँ पे लास्ट है, फिर यहाँ पे लास्ट है हमारे पास एम्प्लॉय ईमेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ईमेल कर देता हूं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आके अभी अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो देखो अभी कोई भी एरर मैसेज हमें शो नहीं हुई। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि जब मैं सबमिट पे करता हूं तो क्या होता है, पोस्ट बैक होता है। ठीक है, और पोस्ट बैक के केस में मतलब देखो जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट कहां जाती है, कंट्रोलर के एक्शन मेथड के पास जाती है, और जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट होती है। तो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए कोई भी एक्शन मेथड मैंने अभी नहीं बनाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, होम कंट्रोलर में जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्शन मेथड है ये गेट रिक्वेस्ट पे चलता है। ठीक है, मैं एक और मेथड बनाता हूं। ठीक है, और इसको कहता हूं ये चलेगा HTTP पोस्ट के ऊपर। ठीक है, और यहां पे अब देखो इसके आर्गुमेंट में अब मैं अपनी क्लास, कौन सी क्लास, मॉडल क्लास, उसका ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। ठीक है, लेकिन देखो अभी इसको रीड नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके लिए हमें एक नेम स्पेस ऐड करना है। उस नेम स्पेस का क्या नाम है, डेटा एनोटेशन हमारे पैकेज का नाम है, और ये क्लास किसके अंदर मौजूद है, मॉडल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे नेम स्पेस हमने ऐड कर लिया एम्प्लॉय और ई। ठीक है, मतलब देखो ये वाला जो एक्शन मेथड है ये कब चलेगा, ये एक्शन मेथड चलेगा जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो मतलब ये वाला एक्शन मेथड चलेगा। और जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बनाई है, मतलब जितने भी हेल्पर मेथड मैंने बनाए हैं प्रॉपर्टीज के लिए, उन सब का डेटा, मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस का जो भी डेटा है वो कहां पे आ जाएगा, इस एम्प्लॉय के ई ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है अपने व्यू में, आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है, नेम का, एज का, जेंडर का और ईमेल का, इन सब का डेटा किसके पास आ जाएगा, ये जो एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं यहां पे बताऊंगा कि मुझे ये 5 प्रॉपर्टीज है ना, इनके ऊपर किस किस के ऊपर मुझे रिक्वायर्ड लगाना है। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डेटा एनोटेशन मैं लगाता हूं वो किसके ऊपर लगाता हूं, मॉडल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाता हूं। अब सबसे पहले मुझे लगाना है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, तो हम लगाते किस तरह से हैं डेटा एनोटेशन, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद हमारे पास एक डेटा एनोटेशन है जिसका क्या नाम है, रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो एरर आ रहा है क्योंकि इसके लिए एक नेम स्पेस की जरूरत होती है हमें, तो यहां पे जाओ, आपको नीचे हिंट देगा, इसके ऊपर क्लिक करो। अब देखो क्या नाम है नेम स्पेस का, गौर से पढ़ो, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी आता है कि कौन सा नेम स्पेस हम ऐड करवाते हैं, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट एनोटेशंस। ठीक है, तो इसको हम ऐड करवा देंगे तो एरर हमारे पास चला जाएगा। अब देखो ये रिक्वायर्ड मैंने किसके ऊपर लगाया है, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। इसका मतलब कि एम्प्लॉय आईडी को मैं खाली नहीं छोड़ सकता, मतलब एम्प्लॉय आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है जो मैं यहां पे दे रहा हूं वो मैं खाली नहीं छोड़ सकता, और उसका एरर मैसेज कौन डिस्प्ले करवाएगा, वैलिडेशन मैसेज फॉर डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आता हूं और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखो। देखो अभी क्या हो रहा है, देखो अभी एक मसला हो रहा है। मसला वो क्या है, मैंने रिक्वायर्ड का डेटा एनोटेशन सिर्फ किस पे लगाया था, एम्प्लॉय आईडी पे लगाया था, लेकिन आप देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास एम्प्लॉय एज के लिए भी फायर हो रहा है। क्यों फायर हो रहा है, क्योंकि देखो ये एमबीसी के अंदर बिल्ट इन है कि इंटीजर और डेट टाइम के लिए, मतलब इंटीजर और डेट टाइम की के लिए वो ऑटोमेटिकली क्या डिस्प्ले करवाता है, वैलिडेशन डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ऑफ करना है तो आप क्या करो, ठीक है, यहां पे आते हैं हम, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी, इसमें देखो यहां पे एम्प्लॉय आईडी के ऊपर तो मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है ना,
ये तो मुझे चाहिए, लेकिन एज पे शो हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो इंटीजर था, और एमवीसी के अंदर ये डिफॉल्ट सिस्टम है कि इंटीजर और डेट टाइम के लिए वो वैलिडेशन डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे इसके लिए अगर डिस्प्ले नहीं करवानी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो जो इंट है ना, इसके आगे एक सिंबल लगा दूंगा, कौन सा? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जरा गौर से समझना, इसका मतलब है कि इंटीजर को मैंने क्या बना दिया? नलेबल। नलेबल मतलब इसके अंदर नल भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इससे क्या होगा कि वो जो हमारे पास वैलिडेशन इसके लिए शो हो रही थी ना, वो शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आऊं, अब रन करूं, तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब यहां पे आके डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखो अब सिर्फ किस पे आ रहा है? एम्प्लॉय आईडी पे, उसी पे आ रहा है जिसपे मैंने रिक्वायर्ड एनोटेशन लगाई थी, एज पे नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना सबके ऊपर क्या चाहिए? ये रिक्वायर्ड की एनोटेशन चाहिए, ताकि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो सबके एरर मैसेजेस मुझे शो होने चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे आके स्टॉप करता हूं, ठीक है। अभी जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये मैं सबके ऊपर लगाता हूं। आईडी के ऊपर मैंने लगा लिया था, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, मैं लगाता हूं एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फिर मैं लगाता हूं एम्प्लॉय एज, ठीक है, और फिर मैं यहां पे लगाता हूं एम्प्लॉय जेंडर, और लास्ट में मैं लगाता हूं यहां पे ईमेल के ऊपर, ठीक है। तो अब मैंने सबके ऊपर लगा दिए, तो अब सब पे लगा दिए, तो अब यहां पे आके आप रिजल्ट देखना, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं, सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखो सबके लिए दिखा रहा है, ठीक है। द एम्प्लॉय आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉय नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब ये डेटा एनोटेशन हम किस पे लगाते हैं? मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाते हैं। लेकिन अभी एक और चीज नोट करो, ये जो एरर मैसेजेस दिखा रहा है, ये हमने कहीं सेट किए हैं? नहीं, कहीं भी सेट नहीं किए। मतलब ये डिफॉल्ट एरर मैसेजेस शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें डिफॉल्ट एरर मैसेज अगर शो नहीं करवाने, कस्टम शो करवाने, तब हम क्या करें? देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करता हूं, तो देखो मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज में जहां मैंने रिक्वायर्ड दिया था, ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, यहां पे आओ और हम यूज करते हैं एरर मैसेज, इस तरह से ब्रैकेट लगाओ और फिर एरर मैसेज, ठीक है, और फिर इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद जो भी आपका कस्टम एरर मैसेज है वो आपने डिफाइन करना है। मैं यहां पे फॉर एग्जांपल, बल्कि हम पहले आईडी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं, यहां पेस्ट करता हूं। आईडी के लिए मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आईडी इज मैंडेटरी, ठीक है, मतलब अपना एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूं, आईडी इज मैंडेटरी, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं एरर मैसेज को, अब सबके कस्टम एरर मैसेज हम सेट करवाते हैं, ठीक है। यहां पे आता हूं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहां पे कहता हूं नेम इज मैंडेटरी, ठीक है, सही है। और फिर यहां पे आता हूं, एज के लिए जो था यहां पे पेस्ट कर देते हैं और यहां पे कह देते हैं एज इज मैंडेटरी, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पे जेंडर के लिए यहां पे मैं कह देता हूं जेंडर इज मैंडेटरी, और फिर लास्ट में हमारे पास रह गया ईमेल, तो ईमेल के अंदर एरर मैसेज में सेट करवा देता हूं ईमेल इज मैंडेटरी, ठीक है। तो यहां पे आके अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो यहां पे आके सबमिट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो अब हमारे कस्टम एरर मैसेज आ रहे हैं, आईडी इज मैंडेटरी, नेम इज मैंडेटरी, एज, जेंडर एंड ईमेल, ठीक है, हमारे कस्टम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और मसला क्या हो रहा है कि ये जितने भी हमारे पास एरर मैसेज आ रहे हैं रेड कलर में नहीं है, इनको रेड कलर में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आता हूं, मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अपने व्यू में, ठीक है, और यहाँ पे देखो वैलिडेशन मैसेज फॉर, ठीक है, इसका काम है ना एरर मैसेज शो करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैं स्पेसिफाई कर देता हूं यहाँ पे जो एनोनिमस टाइप होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूं क्लास, ठीक है, और फिर इसके बाद क्लास मुझे कौन सी अप्लाई करनी है? बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। तो टेक्स्ट डेंजर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी। अच्छा, यहाँ पे भी एरर आ रहा है क्योंकि सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें ये नहीं देना। देखो सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम देते हैं एम्प्टी। एम्प्टी क्या है? ये मतलब जो मेरे पास वैलिडेशन मैसेज फॉर है उसका मैं कोई भी नाम नहीं रख रहा, ठीक है, इसलिए उसको खाली छोड़ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, थर्ड नंबर पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हम देते हैं,
ठीक है, किसके थ्रू, एनोनिमस टाइप के थ्रू एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं HTML के। ठीक है, तो ये जो है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये मैं अब जितने भी वैलिडेशन मैसेज फॉर के हमारे पास मेथड्स हैं इसके बाद में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आते हैं और फिर जेंडर के लिए भी पेस्ट कर देते हैं और लास्ट रह गया हमारे पास, ठीक है, ईमेल के लिए वैलिडेशन मैसेज फॉर। ठीक है, इसको भी देते हैं और अब यहां पे आके मैं रन करता हूं। देखो रेड कलर में अब हमारे पास एरर मैसेज शो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कौन सी अभी क्लास अप्लाई की थी, टेक्स्ट डेंजर की बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई की थी। पहले ब्लैक में शो रहे थे, अब किस में शो रहे हैं, रेड कलर में ये शो रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमने इसमें चेक की है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी यहाँ पे आईडी वगैरह दे दूं, ठीक है, एम्प्लॉय नेम दे दूं, एज दे दूं कोई भी, ठीक है, ईमेल मतलब और नहीं, सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड के लिए मैं चेक कर रहा हूं। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो आप देखो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और वो वैलिडेशन सारी चली गई। लेकिन अब क्या काम करना है कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए, मतलब ये जब मेरा डेटा सबमिट हो जाए तब मैसेज डिस्प्ले हो डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद ये जो डेटा मेंटेन हो रहा है मॉडल स्टेट के अंदर वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो डेटा पोस्ट हो रहा है ये पोस्ट किसके पास होता है, मैंने आपको बताया था होम कंट्रोलर का ये जो HTTP पोस्ट का इंडेक्स सेक्शन मेथड है इसके पास पोस्ट हो रहा है। तो अब इसके मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूं कि जो हमारा मॉडल स्टेट है, ठीक है, मॉडल स्टेट है अगर इसकी इज वैलिड प्रॉपर्टी बराबर है ट्रू के। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो मॉडल स्टेट की इज वैलिड प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन अगर कोई भी एरर होगा, मतलब एरर मैसेज अगर डिस्प्ले होगा तो इज वैलिड की प्रॉपर्टी फॉल्स होगी। तो मैं क्या चेक करवा रहा हूं कि अगर मॉडल स्टेट मतलब अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में मैं क्या करवा रहा हूं, देखो मैं एक व्यू डेटा बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, व्यू डेटा का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इसका नाम हम रख देते हैं सक्सेस मैसेज। और इसके अंदर मैं स्टोर क्या करवा रहा हूं, इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का अलर्ट का मेथड यूज होता है, ठीक है, वो मैं यहां पे देता हूं और मैं कहता हूं डेटा हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, सही है। और इसी ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया व्यू डेटा का, ये मैं कैच कहां पे करूंगा, व्यू में। अच्छा इसके बाद क्या हो, इसके बाद जो हमारी मॉडल स्टेट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि जितना भी हमारा डेटा टेक्स्ट बॉक्सेस में मेंटेन हो रहा था, आ रहा था, वो सारा क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर होगा, जब सारे एरर मैसेजेस हट जाएंगे। सही ना, जब कोई भी एरर मैसेज नहीं होगा तब। ठीक है, अब देखो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं और यहाँ पे आते हैं इंडेक्स के व्यू में, और ये जो बटन है, ठीक है, बटन में मैं यहाँ पे आके इसके नीचे इसको कॉल करवाता हूं और इससे पहले क्या लगा देता हूं, @ लगा देता हूं। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं तो अब आप रिजल्ट देखिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, कस्टम एरर मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, हमने चेक क्या करना था, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखो एरर मैसेज आ गए। अब यहाँ पे आईडी देते हैं, कोई भी डेटा दे देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। अच्छा यहाँ पे आके इस तरह से, और अब यहाँ पे आके सबमिट करते हैं। अच्छा एम्प्लॉय एज है ना, इंटीजर है, तो यहाँ पे आके मैं इसको नंबर देता हूं और अब सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, देखो मैसेज तो आ रहा है लेकिन अभी क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब वो जिस तरह से हमने पास करवाया था उसी तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं स्क्रिप्ट जनरेट हो, जावास्क्रिप्ट, ताकि वो एरर मैसेज का हमें अलर्ट बॉक्स शो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो है व्यू डेटा, इसको मैं रखूंगा, हमारे पास एक मेथड होता है HTML का जिसको हम कहते हैं रॉ। ठीक है, इसको मैं कहां पे रख दूंगा, व्यू डेटा को इसके अंदर। तो ये रॉ का मेथड क्या करेगा कि अगर इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट हम भेज रहे हैं तो उसको एज अ स्क्रिप्ट ट्रीट करवा के उसका रिजल्ट अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा लेगा। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं अब। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, आईडी देते हैं, नेम दे देते हैं। ठीक है, और अब सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो देखो अब क्या आ रहा है मैसेज, डेटा हैज बीन सबमिटेड, और ओके करूंगा
तो देखो मॉडल स्टेट भी क्लियर हो गया, उसने क्या किया, जो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा फिर वही बात, यहाँ पे जो हमारा अभी टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्सेस शो हो रहे हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, अगर मुझे इनको थोड़ा खूबसूरत करना है तो बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स में से बना सकता हूं। किस तरह से, देखो यहाँ पे आते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स है आईडी के लिए, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अब इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं देता हूं खाली। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 4 है इसके अंदर की वैल्यू, ठीक है, वो मुझे खाली रखनी है। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट में मैं देता हूं एनोनिमस टाइप के थ्रू, यहां पे हम एक क्लास दे देते हैं इसको। ठीक है, क्लास क्या देता हूं मैं, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, कि भाई ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल बन जाए। ठीक है, तो इसी को मैं अब यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, अब यही मैं हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए दे दूंगा। ये आईडी के लिए दिया था, यहां पे एम्प्लॉय नेम के लिए दे दूंगा, और फिर इसी तरह एम्प्लॉय एज के लिए, और फिर एम्प्लॉय जेंडर के लिए, और लास्ट हमारे पास रह गया एम्प्लॉय ईमेल के लिए। ठीक है, अच्छा ये फॉर कंट्रोल नहीं है, फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। और अभी जो बटन है, ठीक है, इस बटन के ऊपर भी मैं बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करता हूं। यहां पे कहता हूं बीटीएन और एक कहते हैं बीटीएन इन्फो। ठीक है, तो ब्लू कलर में ये बटन आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, अब देखो बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, बटन के ऊपर भी और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर भी। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो देखो एरर मैसेजेस भी शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इनको आईडीज दे दूं, ठीक है, सही डेटा दे दूं, और अब यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड, और जो हमारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी, मॉडल स्टेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है कौन सा, डेटा एनोटेशन। ठीक है, इसकी थ्योरी पे चलते हैं। सही है, ठीक है, अभी देखो अब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। द एमवीसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड सेवरल डेटा एनोटेशंस दैट यू कैन अप्लाई एज एट्रीब्यूट्स टू अ मॉडल, क्योंकि मैंने बताया था मॉडल की प्रॉपर्टीज के साथ काम करती है। ठीक है, फिर these data annotation implement tasks that are commonly required across the application, मतलब ये डेटा एनोटेशंस आपको वो वैलिडेशन परफॉर्म करवाती हैं, वो टास्क परफॉर्म करवाती हैं जो आपकी एप्लीकेशन में मोस्ट कॉमन होता है, जो लाजमी यूज आप करते हो। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको सिर्फ एक एनोटेशन पढ़ाई है, कौन सी, रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी हैं। ठीक है, जो कि हम मॉडल्स के साथ यूज कर सकते हैं, मॉडल्स की प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं। हमने अभी इस लेक्चर में क्या देखा था, रिक्वायर्ड। हमारे पास ये सारी है, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ गेट करने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि अगर ईमेल वैलिड है या नहीं है, पासवर्ड वैलिड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए। फिर रेंज, मतलब दो चीजों की अगर रेंज हमें वैलिडेट करनी है तो उसके लिए रेंज डेटा एनोटेशन है। फिर कंपेयर, डिस्प्ले नेम, और ये बहुत सारी है, इसको वन बाय वन आगे देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा था, रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन। अब ये क्या होती है, देखो the required data annotation specifies that the property with which this annotation is associated is a required property, मतलब ये डेटा एनोटेशन, रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन, आप मॉडल की जिस प्रॉपर्टी के साथ इसको लिंक करवाते हो वो मेक श्योर करता है कि इसके अंदर नल या खाली नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका सेकंड पॉइंट, ये क्या कह रहा है, दिस एट्रीब्यूट रेजेस अ वैलिडेशन एरर इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज नल और एम्प्टी, मतलब दो चीजें चेक करेगा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर नल नहीं जाना चाहिए और एम्प्टी नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं इससे बचने के लिए। और फिर इसका देखो सिंटैक्स क्या था, हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया था, ये रिक्वायर्ड लगाया था। और इसके लिए हमने एक डेटा एनोटेशन का नेम स्पेस भी ऐड किया था, जो कि लाजमी है वरना कंपाइल टाइम एरर आता है। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक था डेटा एनोटेशंस। ठीक है, इसमें हमने रिक्वायर्ड फील्ड कवर किया, इसके आगे जाके और भी कवर करेंगे। यहां तक क्लियर है।